बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही सीनियर बहुजन मूवमेंट पर काम करने वाले अजीत गौतम जी। अजीत गौतम साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में और बहुजन मूवमेंट के बारे में। तो जो मेरा पहला सवाल आपके साथ में जो है वो ये है कि एक तो मैं अजीत गौतम साहब के बारे में मैं बता दूं, बाबा साहब के टाइम से और फिर साहब के, काशीराम साहब के लास्ट तक उनके साथ रहे, और आज भी बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के साथ पूरे बहुजन समाज को और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तो गौतम साहब, ये बताइए, जो आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी सन 84 से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक टाइम में 14 से 15% के वोट बीएसपी का तैयार हो गया था, और आज वो 0.9% पे पहुंच गया, यानी 1% से भी कम। तो इसके पीछे क्या कारण है और आप इसको किस तरह से देखते हैं, या आने वाले टाइम में इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़े, या हमारे एमएलए एमपी सांसद जो जीत के आते हैं उनकी संख्या बढ़े, और बहुजन समाज एक सही दिशा में जाने का काम किस तरह से हो सकता है? मैं सबसे पहले भी तो अमेरिका नेशन जो चैनल है इसका बहुत बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने आज मुझे जहाँ मौका दिया बोलने का। और मैं साथ ही साथ आज जिस पॉइंट पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है, मैं उसके ऊपर बहुत गंभीरता से आज अपने विचार रख रहा हूँ। मैं बहुत लंबे समय से इस मूवमेंट के साथ हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से लेकर आखिरी वक्त तक, साहब कांशीराम के आखिरी वक्त तक मैं भी उनके साथ रहा। पहली बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये बुनियादी तौर पर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये बनी हुई है। इसमें हर जाति तानु बरादरी के लोगों को मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए हुए हैं। आज मैं ये बता दूं कि साहब कांशीराम ने जब ये बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले बाबा साहब की जो मूवमेंट थी वो एक तरह की ख़त्म हो चुकी थी, और बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो उस वक्त साहब कांशीराम ने एक ही किताब बुक पढ़ी थी बाबा साहब की, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। मैं इस जो कि बाबा साहब की 1936 में लिखी गई थी कि मैं इस देश के अंदर जातियों का नाश करके एक मजबूत समाज को बनाना चाहता हूँ। जब वो एक बुक उन्होंने रात में पढ़ी, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ने के बाद वो उससे इतने कन्विंस हुए कि उन्होंने नेक्स्ट डे, अगले दिन, अपना थैला गले में डालकर वो निकल पड़े, और सबसे पहले उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों के साथ संपर्क किया, और हर जगह जाकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को ये बताया कि भाई आप मिशन मूवमेंट पर काम करिए। तो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो पार्टी बाबा साहब ने बनाई थी 1954 के अंदर उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन पहली इलेक्शन तो आरपीआई ने 1957 में लड़ी थी, और एक तरह का पचाल देश में आ गया था, क्योंकि उस वक्त दादा साहब गायकवाड़ थे। अब मैं लंबी बात नहीं करूँगा। तो साहब कांशीराम ने, जो कि दादा बाबा साहब का मिशन मूवमेंट एक तरह का ख़त्म हो चुका था, उसके ऊपर चलने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को मजबूर किया, कन्विंस किया, और लेकिन जब वो नहीं माने, जब उन्होंने उस मिशन मूवमेंट पर को चलने की बजाय वो एमपी एमएलए बनने के चक्कर में पड़ गए, तो साहब कांशीराम ने जो फैसला किया और उनको ये बार बार कहा, कन्विंस किया
कि आप लोग मिशन मूवमेंट को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मिशन मूवमेंट हमारा अगर मजबूत होगा तो हमारी सत्ता भी हमारे पास आएगी, एमपी एमएलए एमपी हमारे सब बनेंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप उस बात को छोड़ दो जो कि भाई एमपी एमएलए बनने के चक्कर में आप लोग एक पार्टी दूसरी पार्टी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो साहब कांशीराम की बात को जब नहीं माना तो वो महाराष्ट्र को छोड़कर नॉर्थ इंडिया में आए और उन्होंने आकर जहाँ पर उस बात को लेकर, जिस बात के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरह का थोड़ा सा ब्लेम लगाया था, ज़्यादा नहीं, मैं इसको बाद चर्चा बाद में करूँगा, उन्होंने उन्हीं लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा भी, दिमाग भी, टाइम भी। और साहब कांशीराम ने 12 साल 11 साल उन पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने के लगाए। आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो साइकिल पर भूखे प्यासे घूमते घूमते सारे देश के अंदर उन्होंने एक मूवमेंट बनाई, लहर बनाई, और 30 लाख 32 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो थे वो तैयार हुए। जब पढ़े लिखे तैयार हो गए उस वक़्त, अभी मैं पूछता हूँ कितने नेता हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने साइकिल पर घूम घूम कर घर घर में जाकर लोगों को तैयार किया। और यहाँ अजीत गौतम साहब, मेरा एक माफी चाहता हूँ, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। आज जो बीएसपी है, जैसे साहब काशीराम जी का आपने जिक्र किया साइकिल यात्रा का, जो उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पूरे देश में और गली गली में, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी उस टाइम दिल्ली में जब वो कोंडली जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर भी साइकिल से आकर के लोगों को जगाने का काम किया। तो आज पार्टी में उस तरह के लोग क्यों नहीं है? क्या आज भी कोई ऐसा शख्सियत कोई ऐसी आएगी, कोई ऐसा इंसान आएगा पार्टी में निकल करके जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लोगों को जगाने का काम साइकिल से कर पाए? ये आज की डेट में क्यों नहीं है? चलो ये बात मैं आपको अभी नहीं, मैं तो बात है कि लंबी कर रहा था। सबसे पहली बात तो ये है, उन पढ़े लिखे लोगों ने जिस कदर, जिस लक्ष्य के साथ, जिस चाहत के साथ, जिस कन्विंसिंग पावर के साथ उन्होंने लोगों को तैयार करना शुरू किया था, वो लोगों में आज नहीं है। क्योंकि साहब कांशीराम रात की रोटी जो बची हुई थी, सुबह चाय में भिगो कर खाकर चल पड़ते थे लोगों को तैयार करने के लिए। लेकिन आज मैं बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर होने के नाते आज मैं अपनी अपील करता हूँ, अजीत गौतम ने आज बाबा साहब के मिशन को लेकर, साहब कांशीराम के मिशन को लेकर, आज उस मिशन को लेकर जिसको बहन कुमारी मायावती आज चला रही है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ये डिसाइड किया हुआ है कि है बाबा साहब तुम्हारे मिशन के साथ मेरा आखिरी सांस निकलेगा। तो आज जो लोग मैं देख रहा हूँ, सारे इंडिया में, सारी वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, और आज भी मैं एक छोटे वर्कर से लेकर, जिनको हम ये कहते हैं कि कच्ची कॉलोनी, रेल की पटरियों के किनारे या पुलों के पास जो लोग हैं, उनको मैं तैयार करने में आज भी मैं लगा हुआ हूँ। और जब तक हम उन लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उन लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तो हमारी ताकत, हमारी मूवमेंट आगे कभी बढ़ेगा नहीं। आज इस वक्त साफ सुथरी राजनीति की ज़रूरत है, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति के बगैर मिशन और मूवमेंट कभी आगे चलते नहीं है। हमें जो आज टांग खिंचाई की बात हो रही है, उसको ख़त्म करके जो चमचे बनने और चमचे बनाने की जो एक होड़ लगी हुई है, मैं सबको तो नहीं कह रहा, जो लोग चमचा बनने और चमचे बनाने में रेस में हैं, उनको इस आदत को छोड़कर एक मानवतावाद के आधार पर, अम्बेडकरवाद के आधार पर लोगों के बीच में जाके लोगों को तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। आज ये नंबर 3 की नेशनल पार्टी है। अगर आज हमारा नाम है, आज अगर अजीत गौतम का नाम है, तो बहुजन समाज पार्टी की मिशन मूवमेंट की वजह से है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो अजीत गौतम को आज गली का कुत्ता भी पूछने वाला नहीं था। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों के साथ कि आज आप लोग ग्रास रूट से
लोगों को कैडर बेस देकर, कैडर बेस पर तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सब लोगों को साथ लेकर, जिनमें ओबीसी के भी लोग आते हैं। हम लोगों को कभी ओबीसी के, जिनको हम अदर बैकवर्ड क्लास से कहते हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 27% कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया था और 22.5% SC/ST को दे दिया। आज मैं अपील करता हूं अपने बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, आप लोग ओबीसी के लोगों में भी जाकर उन लोगों को भी तैयार करें कि हम सब लोग एक हैं, हमारा समाज एक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारा लक्ष्य एक है। इसलिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उन ओबीसी के लोगों में भी जाकर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवगत कराकर उनको नॉलेज दे, उनको तैयार करके इसको मजबूत करना होगा। इसी को साहब कांशीराम ने एक बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से लिया था। उन्होंने हर समाज में जाकर लोगों को तैयार किया। बहुजन समाज पार्टी अपर कास्ट के लोगों के भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश का, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो इस देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी किसी जाति पर अटैक नहीं किया था। उन्होंने इस देश की व्यवस्था पर अटैक किया था कि मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी जो है, जो सिद्धांतों के आधार पर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, और अरे हमें उसी को लेकर सब लोगों के बीच में जाकर, ये जो पार्टी थी किसी जाति विशेष की नहीं है। इसलिए मेरा सब पदाधिकारियों से भी सबसे यही अपील है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सब लोगों को तैयार करें। जो लोगों के अंदर निराशा आ रही है कि बीएसपी कमज़ोर हो रही है, बीएसपी ना कभी कमज़ोर हुई है ना होगी। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लायक भी आएंगे और नलायक भी आएंगे, लायक भी जाएंगे, नलायक भी जाएंगे, लेकिन मिशन मूवमेंट जो है वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। सर, एक मेरा और सवाल है। बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो ना कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, और समाज के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों की इस तरह की तकलीफ है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है या रोड पर नहीं जाती हैं किसी आंदोलन के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय लेवल पर हैं बहुजन समाज पार्टी में, और मैं पब्लिक के बीच भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुजन समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे लोग हमसे सवाल करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए देव, ये जो बातें हो रही हैं, ये सब की सब गलत बातें हो रही हैं। बहन जी के पास मिलने के लिए किसी को कोई रुकावट नहीं है, वो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है, वो बात एक अलग है। कोई टाइम ना हो, लेकिन आज भी मैं कह देना चाहूँगा कि मैं तो जब भी जी चाहे, जब भी मौका चाहे, वक्त मिले, तो मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब दूसरी बात ये रही, अब साथ साथ ये भी देखना होता है मिलने के लिए कि जो लोग मिलना भी चाहते हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कितने समय से काम किया, किस लगन से काम किया, और वो क्या वो मिशन मूवमेंट जानते भी हैं, विचारधारा जानते भी हैं। और वो विचारधारा ही नहीं जानते, मिशन मूवमेंट नहीं जानते, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं जानते। और उसके बाद मैं कई बातें कई दफ़ा मीटिंगों में बोलता भी हूँ कि जब वो जानते ही नहीं है, वो टिकट के लेने के लिए आ जाए, टिकट के वक्त बोलने कि मैं बीएसपी के साथ 25 साल से हूँ, 30 साल से हूँ। अरे वो बीएसपी की, जब बीएसपी की बनाई गई, उसकी डेट तो जानता नहीं है, वो कहता मैं बीएसपी के साथ हूँ। तो ऐसे लोगों को मिलने का क्या फ़ायदा है? वो तो बहन जी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है। मैं एक छोटा सा वर्कर होके मैं ऐसे लोगों को मैं नहीं मिलता जो मिशन मूवमेंट पर नहीं चलते और अम्बेडकरवाद को नहीं समझते, अम्बेडकरवाद को अपनाते नहीं हैं। तो मैं खुद ऐसे लोगों को नहीं मिलता, मैं उनको मिलता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ जिनके अंदर एक चाहत है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, साहब कांशीराम के प्रति, बहन कुमारी मायावती के प्रति। मैं उन लोगों के बीच में जाता हूँ और मैं उनको मिलता हूँ। तो बहन कुमारी मायावती बिल्कुल भी किसी को मिलने से मना नहीं करती, वो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है।
सर अगर ऐसा नहीं है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहन जी किसी से मिलने के लिए मना नहीं करती हैं, तो मैं जो देख पा रहा हूँ आज जो चंद्रशेखर भीम आर्मी का उदय या बहुजन मुक्ति पार्टी बीएमपी जो वामन मेश्राम चला रहे हैं, या वहाँ वीबीए है बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र में, और एक पीपीआई भी है, एक अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, इनका उदय होने के पीछे क्या कारण है फिर? अगर कार्यकर्ता हर आदमी अगर बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन जिसको हम कहते हैं मूल निवासी कहते हैं या वंचित कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, अगर वो सेटिस्फाई होता पार्टी की नीतियों से, पार्टी काम से, तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो पार्टियों का उदय हो रहा है शायद ये नहीं होता। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं और इससे समाज को क्या कितना नुकसान होगा? बहुजन समाज को मेरी नज़रों में इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहली तो बात मैं आ जाऊँ कि इसी एक एग्जांपल दे देना चाहूँगा कि 26 अलीपुर रोड पर हम बैठे हुए थे, 1956 की बात है। वहाँ पर एक भगत अमी चंद आए जो दिल्ली प्रदेश हरिजन लीग के प्रेसिडेंट थे। बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद लगाते हुए नारे लगा के आ रहे थे, और उस वक्त मैं, मौर्या साहब और सोमनाथ शास्त्री और बहुत से नेता बैठे थे। मैं तो उस वक्त, मेरी तो एज बहुत कम थी, और जब अंदर आ रहे थे वो लंबे चौड़े 6.5 फुट के थे, उन्हें गांधी कुर्ता पहना हुआ था, सिर पर टोपी रखी हुई थी। अंदर आए तो बाबा साहब ने पूछा ये कौन आ रहा है? उन्होंने बोला ये भगत अमी चंद आ रहा है। उन्होंने बोला ये नलायक क्यों आ रहा है? इतने में आई गया, आया, बाबा साहब के पाँव पर टोपी उन्होंने अपनी उतारी, साफ किए। तो बाबा साहब ने पूछा भी भगत अमी चंद तू कैसे आया? कह रहा जी मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा भी 2 साल से जब से तुम्हें कांग्रेस पार्टी ने हरिजन लीग का प्रेसिडेंट बनाया है और तब से तू मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, इससे ज़्यादा और तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूँ? 2.5 साल से आशीर्वाद तो ले ही रहा है। और जब ये बातें चल रही थी, उससे बीबी मौर्या ने पूछा कि भाई तू बाबा साहब को गाली क्यों देता है, क्यों खिलाफ बोलता है? वो कह रहा भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जितना भी कोई बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा उतना उसका काम करती है। हम जितना भी बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे उतना ही हमारा काम हो रहा है, हमारी इज्जत होती है। इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? जैसे एक मालिक रोटी का टुकड़ा अपने कुत्ते को डालता है, वो जिंदगी अपने मालिक के लिए पूछ लाता रहता है, तो आपने भी अपने मालिक को भूलना नहीं है। इसके साथ और बहुत सी बातें हो रही। सोमनाथ शास्त्री जो जमाने के बहुत ही बड़े एक लायक हमारे नेता थे, जिनके साथ भी मुझे काफ़ी समय तक मौका मिला, और सब लोगों ने कहा भाई आपको ऐसे बाबा साहब के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलने से बाबा साहब का अपमान होता है। जब भगत अमी चंद ने सुना कि सब के सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वो उठकर अपनी टोपी ली, फिर बाबा साहब के पाँव को लगाए, हाथ लगा के साफ करके भगत अमी चंद चल दिए। उस वक्त बाबा साहब ने क्या कहा, जो अभी मेरे से सवाल पूछा जा रहा है? उन्होंने कहा अगर मेरे समाज के अंदर अपनी कीमत लेने वाले लोग पैदा ना होते और लालची ना होते, बिगड़ने वाले ना होते, तो मैं समाज के हित के लिए लड़ाई कई साल पहले ही जी चुका होता। सो मेरे दोस्त, आज जो आपने सवाल पूछा है, इसका मैं एक ही जवाब दे देना चाहूँगा कि बाबा साहब के ज़माने में भी लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया था, और वो बहुत दुखी थे। और वो इतना दुखी थे कि भंडारा की बाई इलेक्शन में भी महाराष्ट्र में उनको हरा दिया, 1952 में हरा दिया, और उसके बाद 1954 में भंडारा की इलेक्शन में हरा दिया। जिस पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू है, और जिसकी हर मेंबर प्लेज लेता है, शपथ लेता है कि मैं इस संविधान के प्रति वफादार रहूँगा, तो मैं आप पूछना चाहता हूँ कि उस पार्लियामेंट में इस महापुरुष को जाने नहीं दिया, इससे ज़्यादा नालायकी इस देश के लोगों की और क्या हो सकती है। इसलिए जो लालची लोग होते हैं वो अपने मिशन मूवमेंट से अलग हो जाते हैं अपने लालच के लिए, और जिनके अंदर अपने समाज के लिए एक दर्द होता है,
अपने समाज के लिए पीड़ा होती है, वो कभी भी मिशन मूवमेंट से अलग नहीं होते। वो इंसानों से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट से कभी अलग नहीं होते। तो आज मैं ये बोल देना चाहूँगा, मिशन मूवमेंट बाबा साहब का कभी ख़त्म नहीं होगा, मरेगा नहीं। अरे वो लोग मतलब प्रस खुद गर्द लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मिशन मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर कोई ऐसे लोग होंगे तो उनके बाद और बेशुमार बाबा साहब को मारने वाले तैयार हो चुके हैं, वो इस मिशन मूवमेंट को मरने नहीं देंगे। इसलिए लालची लोग तो बाबा साहब के ज़माने में भी हुए हैं, और मिशन मूवमेंट कभी रुका नहीं है। क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा कि बाबा साहब के बाद जो मिशन मूवमेंट रुक गया था, एक ऐसा महापुरुष पैदा होया जिसने पंजाब की धरती में जन्म लेकर सारे देश के अंदर उस मिशन मूवमेंट को घर घर तक पहुँचा दिया। तो साथियों, आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर अजीत गौतम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर और बहन जी के बिल्कुल बहुत करीब हैं, और पार्टी के लिए बहुत पूरा मतलब इस लेवल पे जाने के बाद मैंने उनको करीब से देखा है कि वो आज भी एक गरीब से गरीब के घर में जाकर भी उसको बहुजन मूवमेंट को समझाने का काम और उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी दूसरे बहुजन मुद्दे पर। इसी के साथ विदा लेते हैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।